हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और एल्गी की आज की जो क्लास रहेगी, यहाँ हम स्पेसिफिकली जो एल्गल क्लासेस के अंदर या जो पूरा एल्गी ग्रुप है, उस एल्गी ग्रुप के अंदर जो फोटोसिंथेटिक अपरेटस होता है उसको लेकर के सारी बातें रहेंगी। जहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, कि संगठन किस प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, वेरिएबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, और उससे जुड़ी हुई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम एक जनरल सी बात करें कि जो एल्गी हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स में भी हम नॉर्मली ये मेंशन करते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और फोटोसिंथेटिक होने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म है वो परफॉर्म होती है, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और अगर हम प्रकाश संश्लेषण को देखें तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, एक रिएक्शंस का पूरा सीरीज होता है, जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट एज ए प्रोडक्ट बनता है, वो एनर्जी फ्यूल के रूप में भी काम आता है, स्ट्रक्चर को बनाने में भी काम आता है। स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि हम बात करें कि जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलुलोज है, दूसरे और जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, चाहे वो स्टोरेज संबंधी हो, वो सारे भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बनता है उसी से बन कर के आते हैं। और इवन जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो रेस्पिरेशन करना होता है तो रेस्पिरेशन के अंदर भी फ्यूल के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को ही बर्न किया जाता है। और इतना ही नहीं, जब हम बात करें कि पूरे सिस्टम को देखें कि एल्गी हैं वो तो पानी में मिलने वाले जीव होते हैं, और इनके ऊपर फिर जो एक्वेटिक फूड चेन्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि इनको फिर जो प्लैंकटन सीट करते हैं उनको स्मॉल फिशेज, लार्ज फिशेज, फिर बिग जो और एक्स्ट्रा लार्ज फिशेज हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक्वेटिक फूड चेन और एक्वेटिक इकोसिस्टम इन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये मोस्टली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं उनके प्रोड्यूसर्स हैं। ये तो फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज़्म हो जाती है, ऑर्गेनिज्म के खुद के लिए भी हो जाती है, और उसके ऊपर जितना भी डिपेंडेंट जो फूड चेन का पार्ट है या ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो अगर हम बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होता कैसे है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो मेन वर्क होता है वो मेन वर्क होता है सनलाइट को कैप्चर करना। और सनलाइट को कैप्चर करके जो फोटोन एनर्जी होती है उस फोटोन एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस एक ट्रांसडक्शन रिएक्शन होती है, जिसमें ऊर्जा का एक रूप, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी होती है, फोटोन ऊर्जा जिसे अपन एच म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट की जो केमिकल या जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें कन्वर्ट की जाती है। लेकिन ये जो कन्वर्जन एनर्जी का होता है, इस कन्वर्जन को हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, और उन स्पेसिफिक कंपाउंड्स को, और बायो कंपाउंड्स हैं वो, क्योंकि लिविंग सिस्टम्स में काम करते हैं इसलिए हम उनको बायो कंपाउंड्स बोल सकते हैं। और ये बायो कंपाउंड्स हैं, उनको हम सिंपली एक जनरल शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ पिगमेंट्स। और डिफरेंट एल्गल क्लासेस में जो मेन पिगमेंट्स कौन से होते हैं, उनके साथ में एसेसरी पिगमेंट्स, या जो थोड़ा सा उनका डोमिनेंस कम होने से उनका कलर छिप जाता है, ऐसे जो वेरिएशंस हैं वो हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए थे। और पिगमेंट सिस्टम का जो यूटिलाइजेशन है वो एल्गल क्लासेस को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पर भी एज ए करैक्टरिस्टिक इसको यूज़ किया जाता है। तो चाहे एल्गी हो या ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, या हायर प्लांट्स की तरफ जाएं तो चाहे एंजियोस्पर्म्स हों, जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सभी में सनलाइट को कैप्चर करने के लिए कोई न कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब ये अलग बातें हैं कि कौन से क्लास के अंदर या कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा पिगमेंट है, वो फिर उस क्लास का करैक्टरिस्टिक बन जाता है, लेकिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा कि हम अकेले पिगमेंट की बात करें तो जो पिगमेंट होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं,
मोस्टली जो एंथोसाइनिन्स वगैरह हैं, फाइकोबिलिन्स, उनको अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो हमारे पिगमेंट्स हैं जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल हैं। और फैट सोल्यूबल कहने का मतलब ये था कि ये जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक्वस कंडीशन होती है, तो एक्वस के अंदर जो फैटी चीज़ें होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हमारा जो भी पिगमेंट हैं, जो भी डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, वो जो एक्वस सिस्टम है उस एक्वस सिस्टम में फ्रीली नहीं मिल सकते। तो फ्रीली नहीं मिल सकते तो इनको कहीं ना कहीं अपने आप को एज ए स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाना होता है। तो स्ट्रक्चर के एंगल से बात करें तो जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो किसी न किसी मेम्ब्रेन में लगे रहते हैं। और मेम्ब्रेन में लगे रहने के पीछे जो कारण है बताने का वो ये है कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। वो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो फैटी हैं, वो नॉन पोलर एनवायरनमेंट होता है, और जो पिगमेंट खुद हैं ये भी नॉन पोलर हैं। तो देखा जाए तो मेम्ब्रेन सिस्टम वो एक जगह होगी जहाँ पे पिगमेंट अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है, यानी कि पिगमेंट अगर कहीं मिलेगा तो वो मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ करके मिलेगा। अब ऐसी मेम्ब्रेन को आपने पहले भी क्लासेज में पढ़ा है कि जैसे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में फिर हम जाते हैं कि वहाँ पे स्ट्रोमा है, ग्रेना होता है। ग्रेना की बात करें तो ग्रेना के अंदर फिर एक एक छोटी छोटी जो पटलिकाएँ होती हैं वो उनके ढेर के रूप में जम जाने से बनने वाली जो संरचना थी ग्रेनम, उसमें इंडिविजुअल जो पार्ट होता है, अकेला जो भाग होता है, उसको हम थाइलेकोइड बोलते हैं। और थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही पिगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो पिगमेंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली कभी नहीं होते हैं, वो किसी न किसी मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। और जिन मेम्ब्रेन का हिस्सा ये होते हैं उन मेम्ब्रेन्स को, क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स हैं तो पट्टी जैसी संरचनाएं होती हैं, पटलित संरचनाएं होती हैं, तो इनको हम लैमिले बोल सकते हैं। और साधारणतया एल्गल लैंग्वेज के अंदर इनको लैमिले बोला भी जाता है। और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं इसलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक लैमिले बोल सकते हैं, या इनको फोटोसिंथेटिक लैमिले कहा जाता है। अब यहाँ हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक लैमिले, वो एक्चुअल में जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो हम थाइलेकोइड वर्ड यूज़ करते हैं उसके बिल्कुल से समतुल्य शब्द है, इक्विवेलेंट है, कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से थाइलेकोइड और फोटोसिंथेटिक लैमिले ये बिल्कुल से बराबर चीज़ें होती हैं। अब जो हम संरचना पहले से जानते हैं वो तो क्लोरोप्लास्ट एंजियोस्पर्म पौधों का हमने पढ़ा था कि उसमें बाहर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद में स्ट्रोमा, उसमें थाइलेकोइड्स हैं ग्रेनम के रूप में। लेकिन ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ये एल्गल क्लासेस की बात हो रही है, एल्गी ग्रुप की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट वर्ड है, क्लोरोप्लास्ट वर्ड एक छोटा वर्ड होता है, और क्लोरोप्लास्ट तो एक कैटेगरी होती है। और जो बड़ी कैटेगरी होती है उस बड़ी कैटेगरी को हम बोलते हैं प्लास्टिड। तो देखा जाए तो प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली होता है, कोशिकांग है ये, जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि प्लास्टिड है तो लवक के रूप में है, लवक के रूप में काम करता है। अब ये अलग अलग बातें हैं कि उसमें पिगमेंट कैसे हैं, या कौन से पिगमेंट हैं, या किसी चीज़ का ये स्टोरेज कर रहा है, उसके आधार पे इसके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट भी है, इलियोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है। तो ऐसे काफ़ी सारे इसके वेरिएशंस होते हैं, लेकिन हम फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो एल्गी के अंदर दो प्रकार के प्लास्टिड्स हैं वो हमें मिलेंगे, एक तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरे हैं क्रोमेटोफॉर्स। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफिल ए और बी दोनों यहाँ पे मिलेंगे, और इनकी प्रेजेंस की वजह से क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अगर हम एल्गल क्लासेस को देखें तो जो हमारे पास क्लोरोफाइसी है और कैरोफाइसी जो क्लास है, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी, इन दो क्लासेस के अंदर पिगमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि
जो क्लोरोफिल ए और बी वहाँ पे मिल रहा है, उसके कारण से उसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो उनमें हम क्या देखेंगे कि जो प्लास्टिड है, उस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल बी अब्सेंट रहता है, क्लोरोफिल बी नहीं है। क्लोरोफिल बी नहीं है लेकिन बाकी दूसरे क्लोरोफिल तो होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, सी है, डी है, ई, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से कि बी अब्सेंट है, बाकी सब अलग अलग क्लासेज में उनका वेरिएशन पैटर्न है, वो सब हम पिगमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से पढ़ रखा है, उसको हम जानते हैं। तो इन संरचनाओं को, जो प्लास्टिड ऐसे हो गए जिनमें क्लोरोफिल बी नहीं है लेकिन बाकी दूसरे हैं, उनको हम क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलते। उनके लिए अलग से एक टर्म होता है, दैट इज़ क्रोमेटोफोर्स, और इनका कलर ग्रीन ना होकर के नॉन ग्रीन देखें तो लगभग ऑरेंज रेड जैसे कलर इनके हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो टेक्निकल चीज़ है वो आपको समझनी है कि प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट भी एल्गी में हमें मिलेंगे और क्रोमेटोफोर्स भी हमें मिलेंगे। अब चाहे क्लोरोप्लास्ट हो या क्रोमेटोफोर हो, हैं तो प्लास्टिड ही। और प्लास्टिड हैं तो इनकी संरचना वही होती है कि इनके अंदर जो मेन जो इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके आधार पर इनका संगठन है, वो हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो व्हाट ए प्लास्टिड हैज़, कि एक प्लास्टिड में क्या क्या होना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट कि फोटोसिंथेटिक लैमिले उसमें होंगे। दूसरी ख़ास बात कि उसमें जो लिक्विड जैसा भरा हुआ है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको आधात्री बोला जाता है। उसे अपन स्ट्रोमा के बराबर मान सकते हैं या उसको हम स्ट्रोमा बोल सकते हैं। और इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है वो एक आउटर मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें पाया जाता है, जो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो या क्रोमेटोफोर्स हो, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमिले होंगे, स्ट्रोमा लाइक मैट्रिक्स होगा और मेम्ब्रेन सिस्टम होगा। अब वो बात दोबारा से यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि पिगमेंट्स प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ लैमिले, यानी कि थाइलेकोइड के बराबरी होती है लैमिली। और इसकी जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर ही चाहे कोई सा भी पिगमेंट हो, चाहे ए हो, बी हो, सी, डी, जो भी हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, वो सारे इसी लैमिली का हिस्सा होते हैं, उसका पार्ट होते हैं। इसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं एल्गी को लेकर के। अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइज प्लास्टिड्स अब्सेंट इन साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी, कि साइनोफाइसी जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं और रोडोफाइसी जिसमें लाल शैवाल आते हैं, इन दोनों के प्लास्टिड को अगर हम देखें तो इनके प्लास्टिड बाकी से अलग हैं, कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बोलने का मतलब ये है कि एक सुविकसित मेम्ब्रेन सिस्टम, स्ट्रोमा और उसके अंदर लेमिला सिस्टम, ये अगर ना हो या इनमें कोई भी फेरबदल हो तो वो वेल ऑर्गेनाइज कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें साइनोफाइसी की, तो साइनोफाइसी में फोटोसिंथेटिक लैमिले स्केटर्ड होते हैं। स्केटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए होते हैं, ग्रेनम के रूप में या पटलिकाओं के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं। एक एक पटलिका है वो धागे की तरह फैली रहती है। जब हम नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, इनको साइनोफाइसी मेंबर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आएगी कि जो फोटोसिंथेटिक लैमिले हैं वो स्केटर्ड कंडीशन में होते हैं। दूसरी खास बात कि नॉट बाउंड बाय आउटर मेम्ब्रेन। हालांकि फोटोसिंथेटिक लैमिले हैं तो उनके बाहर आउटर मेम्ब्रेन होनी चाहिए तभी प्लास्टिड बनता है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिड का संगठन प्रॉपर होता ही नहीं है, तो मेम्ब्रेन वाला पार्ट इनमें अब्सेंट है। तो मेम्ब्रेन जब नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब मेम्ब्रेन नहीं है तो जितने भी फोटोसिंथेटिक लैमिले हैं वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरे रहेंगे। तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यही कारण है कि मेम्ब्रेन वाला पार्ट इनमें नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन नहीं है तो जैसा कि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी समझते हैं कि जो साइनोफाइसी हैं वो तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक होंगे डेफिनेटली उनके अंदर जो कोशिकांग हैं वो नहीं मिलेंगे, तो प्लास्टिड भी नहीं मिलेगा। तो कोशिकांग नहीं मिलने के पीछे यही कारण होता है कि उनके मेम्ब्रेन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होंगे तो सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही पड़ी रहती हैं। तो एक तो आपको साइनोफाइसी का ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेटिक लैमिले हैं वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेंगे, वहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन सिस्टम है वो हमें नहीं मिलेगा।
जबकि जब हम बात करें रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी के अंदर आउटर मेम्ब्रेन तो पाई जाएगी, क्योंकि रोडोफाइसी तो यूकैरियोटिक है। और काफ़ी एडवांस क्लास के रूप में भी हम रोडोफाइसी को जब हम मेंबर्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी कि काफ़ी एडवांस क्लास होती है। लेकिन यहाँ आउटर मेम्ब्रेन तो पाई जाएगी, बट फोटोसिंथेटिक लेमिले आर नॉट अरेंज एज ग्रेनम, कि वो पटलिकाएँ होंगी लेकिन वो स्टैकिंग नहीं करेंगी, यानी कि जमेंगी नहीं। और जब एक एक पट्टी आपस में आकर के जम जाती है तो ग्रेनम बन जाता है। तो ऐसा जमाव उनका नहीं है, और जमाव नहीं है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ग्रेनम जैसा फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड के अंदर लेमिले भी होंगे, लेकिन लेमिले हैं वो स्टैकिंग नहीं करेंगे, तो ग्रेनम की फॉर्मेशन नहीं होती। यानी कि जो लेमिले हैं वो स्केटर्ड ही होंगे, लेकिन ये स्केटर्ड साइटोप्लाज्म में नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो तब होता है जब इनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्लास्टिड की अपनी खुद की मेम्ब्रेन है, बट वहाँ अंदर जितने भी फोटोसिंथेटिक लेमिले हैं वो स्वतंत्र रूप से पड़े हुए हैं, उनमें स्टैकिंग नहीं है। इन फिगर से हम इनको देखते हैं। जैसे पहला जो फिगर है ये साइनोफाइसी के लिए है। तो साइनोफाइसी की सेल को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो धारियाँ सी बीच में दिखाई दे रही हैं, जो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, वो फोटोसिंथेटिक लेमिले हैं, और इनके बीच में काफ़ी गैप है। जब स्टैकिंग होती है या ग्रेनम की फॉर्मेशन होती है तो इनमें गैप नहीं होता है। तो गैप का मतलब ये है कि इनका आपस में कनेक्शन नहीं है, और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ी है। तो आउटर मेम्ब्रेन सिस्टम भी प्लास्टिड का अपना कुछ नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान रखनी है कि साइनोफाइसी में तो प्लास्टिड का जो मैटर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जबकि अगर हम रोडोफाइसी को देखें तो रोडोफाइसी के लिए ये वाला पिक्चर हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन है ये प्लास्टिड की अपनी मेम्ब्रेन है, और इस प्लास्टिड की मेम्ब्रेन के अंदर जो पट्टियाँ दिखा रखी हैं ये फोटोसिंथेटिक लेमिले हैं, और ये लेमिले स्टेकिंग नहीं करते, ये फ्रीली पड़े हुए हैं, यानी कि इनमें ग्रेनम की फॉर्मेशन नहीं होती है। इनके अलावा जो बाकी बच गए, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के अलावा जो बाकी क्लासेज बच गई, उन क्लासेस के अंदर हमें आउटर मेम्ब्रेन भी मिलेगी। उसके बाद में जो लेमिले हैं वो स्टेकिंग करके ग्रेनम की फॉर्मेशन भी करेंगे। और जब हम कुछ और एडवांस फीचर्स जैसे कि फियोफाइसी वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ गर्डल्स हैं, वो गर्डल्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जो हम आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो वो बातें वहाँ पे आएंगी। तो वेल डेवलप्ड कंडीशन बाकी सब में होगी, लेकिन प्लास्टिड को लेकर के जो प्रिमिटिव अवस्थाएं हैं, जो कम विकसित वाली अवस्थाएं हैं, वो हमें एक तो साइनोफाइसी में मिलती है, दूसरी क्लोरोफाइसी में रोडोफाइसी में मिलती है। हालांकि रोडोफाइसी को हम एक विकसित शैवाल वर्ग के रूप में जानते हैं, लेकिन प्लास्टिड की हालत को लेकर के वो प्रिमिटिव करैक्टर्स वो रखता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर हम देखें कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो अलग अलग एल्गल क्लासेज में जाएं तो दे वेरी इन नंबर, कि उनका नंबर भी अलग अलग हो सकता है, उनकी सैप को लेकर के भी अंतर हो सकता है, और उनकी साइज को लेकर के भी अंतर हो सकता है। तो डिफरेंट क्लासेस के अंदर कौन सा सैप है, कैसी साइज होती है, कितने वो संख्या में होते हैं, इसको हम यूज्ड एज ए क्लासिफिकेशन करैक्टरिस्टिक। तो आइडेंटिफिकेशन का जो पैटर्न है कि एल्गल जो मेंबर्स हैं, जो एल्गल जेनरा होते हैं, जो स्पीसीज होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन और उनके क्लासिफिकेशन में भी इन फीचर्स को, यानी कि टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें काम की होती हैं, जैसे पिगमेंट सिस्टम काम का होता है। ये जो नीचे डायग्राम है यहाँ पे कुछ सैप दिखा रखी हैं। जैसे पहला देखते हैं तो ये क्लेमाइडोमोनास का है, जहाँ पे कप सैप्ड क्लोरोप्लास्ट है वो हमें मिलेगा। जिग्निमा में जाएं तो हमें एक्साइल स्टेटेट का मतलब ये कि जो तारक्काय जैसी कंडीशन है, तारे जैसी कंडीशन है, वो हमें मिलती है। प्लेट जैसी कंडीशन है वो हमें थर्ड वाले से समझ सकते हैं कि जो म्यूगेरिया है उसके अंदर ऐसा मिलेगा। क्लेमाइडोमोनास की ही कुछ स्पीसीज़ के अंदर एच सेप्ड भी मिल सकता है। रेटिकुलेट यानी कि एक जाल जैसा भी पाया जा सकता है, जैसे कि उडोगोनियम है, हाइड्रोडिक्टियोन है। डिस्कॉइड यानी कि तस्त्री जैसा भी हो सकता है, जैसे कि एक्टोकार्पस जो फियोफाइसी का है। स्ट्रेट पट्टियाँ भी हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेगोनियम के अंदर मिलेगा। अगर हम स्पायरोगायरा की बात करें तो उसमें सर्पिल रूप में ये
क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। अगर हम क्लोस्ट्रीडियम की बात करेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार का मिलेगा। कोस्मेरियम के अंदर जो डिस्क सैप है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट है, वो मिलेगा। और ड्रैपनल डिओप्सिस या ड्रैपनल डिया की बात करेंगे तो वहाँ पे जो वेवी लाइक फिच अपीरेंस है इसकी सैप की वो रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सैप है उस सैप को लेकर के कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे स्पायरोगारा को तो नाम ही स्पायरल से आ गया। मोस्टली क्लेमाइडोमोनास में एक ही होता है, वो कप सैप्ड होता है। जिग्निमा में तारक तारक जैसी सैप होती है, तारे जैसा दिखता है। जैसे कारा वगैरह उसमें डिस्कोइड है। तो सैप को लेकर के भी काफ़ी सारा वेरिएशंस है, वो प्लास्टिड्स में या क्लोरोप्लास्ट को लेकर के एल्गल क्लासेज में पाया जाता है। तो ये जो आज का वीडियो रहा, इस वीडियो में हमने मैन फोटोसिंथेसिस को लेकर के, पिगमेंट्स को लेकर के, वो मेम्ब्रेन में ही क्यों रहते हैं, इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट कब बोलेंगे, क्रोमेटोफोर कब बोलेंगे, प्रिमिटिव प्रकार का जो कंडीशन है कि साइनोफाइसी को लेकर के क्या बातें हैं, रोडोफाइसी को लेकर के क्या बातें हैं, वो सब हैं। और इसके बाद में जो वेरिएशंस वगैरह हैं साइज सैप को लेकर के, वो सब हमें एग्जांपल्स के साथ में याद रहने चाहिए कि जब हम आंसर दें या ऐसा कुछ शॉर्ट नोट तैयार करें या कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बातें हों, तो एग्जांपल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से जो भी एग्जांपल्स हैं उनको भी तैयार करेंगे और अपनी बुक से भी कुछ एग्जांपल्स को आप इसमें और पुट करेंगे, प्रॉपर नोट तैयार करेंगे। और इसके बाद का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।